हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। जैसे कि आप सबको पता है कि हम पिछले कुछ 4-5 महीने से पीआरटी और टीजीटी की पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं फॉर केवीएस। ये आप सबको पता है जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आप सबकी एक डिमांड रहती थी हमेशा कि सर आप मॉक टेस्ट नहीं लेते हैं कभी भी। और मैं आपको हमेशा कहता था कि भाई मॉक टेस्ट तब लेंगे जब हमें थोड़ा टाइम हो जाएगा तैयारी को। तो अब जैसे कि हमें 4 से 5 महीने हो चुके हैं तैयारी करते हुए, तो अब एक मॉक टेस्ट बनता है। अभी आप अपनी स्क्रीन पे सबसे पहले क्या देख रहे हैं, पीआरटी का जो सिलेबस है 150 मार्क्स का है ना। टोटल मार्क्स आपके 150 रहते हैं, वो मैंने लगाया हुआ है ताकि आपको ये पता रहे कि आपका जो एग्जाम पेपर आएगा वो कैसे आएगा। और मॉक टेस्ट भी मैं इसी जो सिलेबस का आपका बाइफिकेशन है उसी के हिसाब से लूंगा, ठीक है। उससे पहले अगर आप मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं एक नंबर लिख रहा हूं 8638008832। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप सिंपल सा मुझे इस पे अपना नाम लिख के व्हाट्सएप करें अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको अपने जो हमारा ब्रॉडकास्ट चैनल है फॉर व्हाट्सएप उससे जोड़ सकूं। और आपके पास टाइम टू टाइम जो हमारे वीडियोस के लिंक्स वगैरह होते हैं या कोई भी वैकेंसी रिगार्डिंग अपग्रेडेशन होती है, कुछ भी अपडेट होती है, वो आपको इन ब्रॉडकास्ट चैनल के माध्यम से दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी जरूर ज्वाइन करें क्योंकि आगे आने वाले टाइम में टेलीग्राम ही हमारे पास बचेगा, क्योंकि व्हाट्सएप का तो आपको पता होगा आजकल क्या चल रहा है ना। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, द जोरावर क्लासेस फॉर केवीएस करके, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है, आज का मॉक टेस्ट जो है स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 150 मार्क्स का आपका टोटल पेपर रहता है, जिसमें ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले पार्ट में आपकी 10 नंबर की इंग्लिश होती है जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद 10 नंबर की हिंदी होती है जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। फिर 10 की करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज होती है जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 नंबर की आपकी रीजनिंग होती है जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी 10 नंबर की होती है जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। 20 नंबर की आपकी पेडागोगी होती है, उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट का जो सेकंड पार्ट बचता है आपका, वो बचता है आपका 80 मार्क्स का, जिसमें आपका ईवीएस आता है 420, जिसमें आपकी साइंस आती है 420, जिसमें आपकी मैथ्स आती है 420, और हिंदी और इंग्लिश दोनों जो हैं आपके 10-10 नंबर के आते हैं, 10+10। तो ये 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट कंसर्न वाला रहता है, ठीक है। तो आज जो हम अपना मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं वो लगाने वाले हैं हम इन 70 क्वेश्चंस का, ठीक है। पार्ट 1 का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा आज, क्योंकि अगर मैं पूरा बनाऊंगा तो भैया 3-4 घंटे की हो जाएगी, वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आज हम इंग्लिश के 10 क्वेश्चन लेंगे, हिंदी के 10 लेंगे, जीके और करंट अफेयर्स के 10, रीजनिंग के 10, कंप्यूटर के 10 और पेडागोगी के 10। तो 70 में से भैया आपका स्कोर क्या बनेगा ये मेरे को जरूर बताना है। और ये 70 के 70 क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना, टाइम दूंगा भरपूर आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश हिंदी जितने मतलब इनका तो एकदम से आंसर आता है, इंग्लिश हिंदी करंट अफेयर्स वगैरह का। रीजनिंग में आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना। बाकी मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा किसी भी क्वेश्चन में। चलें स्टार्ट करें। आर यू रेडी? रेडी हो गई सब? जल्दी बता दो कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी। देखो ये तो मेरी रिकॉर्डेड है क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं पहले ही, लाइव नहीं है एक तरह से, लेकिन आप लोगों के सामने लाइव चल रही है। बट स्टिल आप लोग कमेंट्स में अपने आंसर करते रहना और लास्ट में जरूर देखना कि आपका स्कोर कितना बना है। और लास्ट में 70 क्वेश्चन के बाद मुझे स्कोर जरूर बताना है, ताकि मेरे को पता लगे कि जो हम इतने टाइम से 4-5 महीने से तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों का स्टेटस क्या है अभी, ये आपको खुद भी पता लग जाएगा, बाकियों का भी पता लग जाएगा। चलो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला इंग्लिश का रहेगा, तो ये लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए डायरेक्शन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 1 से 2 तक। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। Any of the part may contain an error. Select the part that has an error. Select option D if you find no error in the sentence. Ignore punctuation errors if any. ठीक है, तो भैया ये है My sister in laws, ये A हो गया आपका। Who live in Bangalore, ये हो गया B। Have come to stay with us, ये हो गया C। और D हो गया आपका नॉन एरर। बताओ भाई इनमें से कौन से ऑप्शन में एरर है? My sister in laws, who live in Bangalore, have come to stay with us, या no error? जल्दी बताओ।
1 का ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी जल्दी फास्ट करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आपको पढ़ते ही आने चाहिए। भाई जिन भी लोगों ने आंसर किया है ए, वो सब सही है, ठीक है। यहां पे सिस्टर इन लॉज नहीं आएगा, यहां पे आएगा सिस्टर इन लॉ, ओके, लॉज नहीं आएगा। सिंपल भाई, जिनका आंसर ए था वो सब सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं, सेकंड पे चलते हैं। इसमें बताओ एरर कौन से में है। एज द सेलिब्रेशन वॉज गोइंग, ए, वी नोटिस्ड मिसेस शर्मा फॉल बैक, बी, इन हर चेयर गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, सी, नो एरर। बताओ भाई इसमें से कौन सा गलत है? ए गलत है, बी में कोई प्रॉब्लम है, सी में कोई प्रॉब्लम है, या इनमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो डी। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। सेकंड का क्या होगा? सेकंड का ए है, बी है, सी है या डी है? आंसर करें फटाफट, फिर बताया जाएगा आपको। जल्दी जल्दी आंसर करो भाई। और जिन भी लोगों ने इसका आंसर किया है ए, वो सब सही है, क्योंकि आज द सेलिब्रेशन वॉज गोइंग, गोइंग के बाद ओन आएगा, यहां पर गोइंग के बाद प्लस होगा ओन, देन आएगा वी नोटिस्ड मिसेस शर्मा फॉल बैक इन अ चेयर गैस्पिंग फॉर ब्रीथ। डन है जी, सेकंड का हो गया ए। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं थर्ड पे। इसमें डायरेक्शन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 3, 4 की। चूज द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस मोस्ट मीनिंगफुली एंड एप्रोप्रिएटली। Question number 3. According to the last population dash, globally India has the largest literate population. Illiterate population. बताओ भाई इसमें क्या आएगा यहाँ पे डैश में? एग्रीमेंट आएगा, इकोनॉमी आएगा, सेंसस आएगा या कॉन्सेंसस आएगा? जल्दी जल्दी बताएंगे फास्ट। थर्ड में ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? और भैया पॉपुलेशन किस में नापी जाती है? पॉपुलेशन नापी जाती है सेंसस में। तो थर्ड का आंसर हो गया सी। जिन लोगों ने भी थर्ड का सी किया है वो है सब सही। क्वेश्चन नंबर लेते हैं फोर्थ। सेम तरह का क्वेश्चन है। अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पॉपुलरली नोन एज LLP, combines the advantages of both the company and partnership into a single form of organization and offers a dash structure. जल्दी जल्दी बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? होमोजीनियस, कॉन्सेंट्रेशन, सेपरेटेड या हाइब्रिड? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई इसका आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर करेंगे, ध्यान से पढ़ो और फिर आंसर करो। फोर्थ का ए होगा, फोर्थ का बी होगा, फोर्थ का सी होगा या फोर्थ का डी होगा? जिन लोगों ने लगाया हाइब्रिड वो है सब सही, क्योंकि हाइब्रिड का जो मीनिंग होता है उसका मतलब है कि कोई भी दो चीज, दो डिफरेंट एलिमेंट को जब हम मिलके बनाते हैं, उनको कंबाइन करके बनाते हैं, तो उसको हाइब्रिड बोला जाता है। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका आंसर होगा। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे, डायरेक्शन पढ़ लेते हैं पहले। द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैव अ सर्टेन फ्रेजेस हाईलाइटेड अंडरलाइन। Choose the correct phrase from the options given below to replace the highlighted phrase and make it grammatically correct. Ignore punctuation errors if any. तो भैया यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें अंडरलाइन किया हुआ है, इसको आपको रिप्लेस करना है इन चारों में से कौन सा सही है उसके साथ। ठीक है, स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन पढ़ें, 5th क्वेश्चन। माई पेरेंट्स कॉल मी एवरी देन एंड नाउ टू सी इफ आई एम डूइंग वेल। तो यहां पे देन एंड नाउ की जगह पे क्या आएगा? नाउ एंड देन, नाउ एंड व्हेन एंड वेयर या हियर एंड देयर? जल्दी आंसर करेंगे भैया। 5 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? फटाफट, क्योंकि इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए आपका। और जिन लोगों ने आंसर किया है ए, नाउ एंड देन, वो सब सही है। देन एंड नाउ नहीं होता है, नाउ एंड देन होता है। ओके जी, चलें क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6th. What is the matter? Has the cat got your mouth? इसका करेंगे फटाफट कि यहां पे cat got your mouth की जगह पे क्या आएगा? cat got your hair, cat got your teeth, cat got your face या cat got your tongue? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, इसको करेक्ट करो। इसकी जगह पे कहां पे रिप्लेस होगा? 6th का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी जल्दी करेंगे फटाफट, फास्ट, टाइम नहीं लगाएंगे इसमें, क्योंकि ये सारे ही भाई पढ़ी लिखने, मतलब ये सब चीजें पढ़ी हुई होंगी आपने और एकदम आंसर आना चाहिए। जिसने भी आंसर किया है कैट गोट योर टंग, वो सब सही है। 6 का डी होगा। कैट गोट योर माउथ नहीं होता है, कैट गोट योर टंग होता है।
ठीक है जी, ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। डायरेक्शन पढ़ लेते हैं पहले। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस द फर्स्ट वर्ड इज गिवन इन कैपिटल लेटर्स फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड्स, वन ऑफ विच इज द एंटोनिम ऑफ द फर्स्ट वर्ड, फाइंड द वर्ड। तो इम्पैकेबल का एंटोनिम दैट्स मीन अपोजिट। एंटोनिम वर्ड होते हैं अपोजिट वर्ड, और सिमिलर्स वर्ड होते हैं जो आपके सिमिलर साउंड करते हैं। तो प्रिय आपको विलोम शब्द बताना है यहां पे इम्पैकेबल का। जल्दी जल्दी आंसर करो जितने लोगों को भी पता है। इम्पैकेबल का अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है यहां पे। तो बताओ 7th का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, जल्दी बताओ। और जिन लोगों ने किया है 7th का ए आंसर इम्परफेक्ट, वो सब सही है। इम्पैकेबल का होता है मोस्ट परफेक्ट आदमी, कोई भी जिसमें कोई कमी ना हो, बिल्कुल इम्परफेक्ट चीज कोई भी, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इम्परफेक्ट हो जाएगा। इम्पैकेबल का मतलब होता है मोस्ट परफेक्ट, बिल्कुल एकदम सही जो चीज होती है। तो ठीक है, इम्पैकेबल का अपोजिट हो गया आपका एंटोनिम हो गया इम्परफेक्ट। तो 7th का आंसर हो गया ए। जिन लोगों ने ये आंसर किया है वो सब सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की तरफ। इंटरिम, इसका भी आपको अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है, इसका भी जल्दी जल्दी बताओ। 8 का ए है, बी है, सी है या डी है। प्रोविजनल, इंपोर्टेंट, टेम्परेरी या फिनिश्ड, जल्दी जल्दी बताएंगे। इसका अपोजिट बताना है आपको इंटरिम का, और इंटरिम का अपोजिट बनेगा आपका फिनिश्ड। तो जिन भी लोगों ने 8th का आंसर किया है डी, वो सब है सही। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9th। डायरेक्शन पढ़ लेते हैं पहले। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ईच सेंटेंसेस हैज एन अंडरलाइन पार्ट दैट कैन बी इंप्रूव्ड बाय रिप्लेसिंग द पार्ट विद वन अमंग द 4 ऑप्शंस गिवन बिलो। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड इफ यू थिंक नो इंप्रूवमेंट कैन बी मेड देन सेलेक्ट डी एज योर ऑप्शन। तो भैया यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक पार्ट अंडरलाइन किया हुआ है, इस पार्ट की जगह इन तीनों में से कुछ आएगा तो बताओ, नहीं आएगा अगर ये सही है सेंटेंस तो आप सीधा डी लगाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 hours have elapsed since she had fallen asleep। तो fallen की जगह पे यहाँ पे was fallen आएगा, has fallen आएगा, fell आएगा, या ये सही है fallen, नो इंप्रूवमेंट आएगा। जल्दी बताओ। 9th का A, 9th का B, 9th का C या 9th का D। फटाफट आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से। और भाई जिन्होंने आंसर किया इसका C, 9th का फेल लगाया है, वो सब सही है। अपना आंसर टिक कर लेना, आप लोग सही हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, 10th क्वेश्चन, इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये हमारा। द प्रिंसिपल आस्क्ड व्हाई यू आर लेट। तो व्हाई यू आर लेट की जगह पे यहां क्या आएगा? व्हाई आर यू लेट, व्हाई यू वर लेट, व्हाई लेट आर यू, या कोई इंप्रूवमेंट नहीं, ये सही है। व्हाई यू आर लेट सही है। जल्दी से बताओ 10th का आंसर क्या होगा? इसमें इंप्रूव होके क्या आएगा? व्हाई यू आर लेट को इंप्रूव करके हम क्या बोलेंगे? तो भैया जिन लोगों ने कहा है कि 10th का आंसर है ए, वो सब सही है। व्हाई आर यू लेट होता है, व्हाई यू आर लेट नहीं होता। तो 10th का आंसर ए हो गया। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। जल्दी जल्दी अपने इंग्लिश के आंसर बता सकते हैं इफ यू वांट कि 10 में से आपके इंग्लिश में कितने बने हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं हिंदी पोर्शन पे। हिंदी का लेते हैं 11th क्वेश्चन। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना का नाम बताएं। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? उर्वशी, यशोधरा, चिदंबरा या कामयानी। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, फटाफट बताएंगे। हाँ जी बताएं। 11th का ए है, बी है, सी है या डी है। और जिन लोगों ने कहा है उर्वशी, वो सब सही है। रामधारी सिंह दिनकर की इनमें से जो प्रसिद्ध रचना है वो है उर्वशी। ठीक है, 11th का हो गया ए। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12th पे चलते हैं। दूर से फेंककर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? आयुध, तलवार, अस्त्र या सशस्त्र? सत्र। जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे कि 12th का आंसर ए होगा, 12th का बी होगा, 12th का सी होगा या 12th का डी होगा। दूर से फेंके जाने वाला, दूर से फेंककर चलाए जाने वाले हथियार को हम क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। जिन लोगों ने कहा है अस्त्र, वो सब सही है। 12th का आंसर है सी। अपना जिनका भी आंसर सी था वो अपने मार्क को, अपने क्वेश्चन को सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13। डैश के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा। भय के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा,
भ्रम के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा, संदेह के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा, या जिज्ञासा के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा? जल्दी बताओ। 13th का ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई इसका आंसर फटाफट। और इसका आंसर है आपका भ्रम के कारण। वो भ्रम हो गया उसको कि वो रस्सी नहीं के कारण मैं रस्सी को ही सांप समझ बैठा, कि वो रस्सी नहीं वो सांप है। वो इस तरीके से कुछ पड़ी हुई थी तो उसको भ्रम हुआ इस चीज का कि वो रस्सी नहीं वो सांप है, लेकिन वो एक्चुअली में रस्सी थी। तो 13th का आंसर हो गया आपका भ्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14th पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई बताओ भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे उसमें पूछा जाता है क्वेश्चंस में, पेपर्स में। शब्द, वाक्य, ध्वनि या वर्ण, सबसे छोटी व्यक्त करने वाली इकाई क्या है? जल्दी जल्दी बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। सबसे छोटी इकाई होती है हमारी ध्वनि। बिल्कुल सही। जितने लोगों ने भी 14th का आंसर किया है सी, 14th का आंसर बताया थर्ड, वो सब सही है। अपना आंसर, अपना क्वेश्चन सही गिन लेना। क्वेश्चन नंबर 15। धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, दिगु, बाहुब्री या द्वंद्व? जल्दी बताओ भाई 15th का आंसर क्या है, फटाफट बताएंगे। धर्म ग्रंथ शब्द में कौन सा समास है? 15th का ए होगा तत्पुरुष, 15th का बी होगा दिगु, 15th का सी होगा बाहुबरी या 15th का होगा डी द्वंद्व। और जिन लोगों ने कहा है तत्पुरुष वो सब सही है, क्योंकि धर्म ग्रंथ को कहा जाता है धम का ग्रंथ, और जहां का आ गया इस तरीके से वो आपका तत्पुरुष समाज हो जाता है। तो 15th का आंसर हो गया आपका ए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 16th। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति के सटीक अर्थ को दिए गए विकल्प में से चयनित कीजिए। फिर से पढ़ लीजिए इसको। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, तो इनमें से इस जो लोकोक्ति है ये, इसका सटीक अर्थ क्या होगा उसको चयनित करना है हमें। करेले और नीम का रस मिलाना, करेले और नीम का संयोग स्वास्थ्य के लिए हितकर होना, एक साथ दो या कई दुर्गुणों का होना, या करेले के बेल का नीम के वृक्ष पर चढ़ना। जल्दी बताओ। 16th का ए होगा, 16th का बी होगा आंसर, 16th का सी या 16th का डी? फटाफट आंसर करेंगे। और जिन लोगों ने आंसर किया है 16th का सी, वो सब सही है। एक तो करेला दूजे नीम चढ़े, इसका सटीक अर्थ बनता है कि एक साथ दो या कई दुर्गुणों का होना। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। खड़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? खड़ी बोली, ठीक है भाई, बताओ। पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी हिंदी? जल्दी जल्दी आंसर करो। 17th का ए, 17th का बी, 17th का सी या 17th का डी? फटाफट आंसर करेंगे। जल्दी जल्दी बताओ मुझे कि खड़ी बोली हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत आती है। और जिन लोगों ने कहा है पश्चिमी हिंदी, वो सब सही है। 17th का आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 18th। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस मूल ध्वनि को जिसके खंड ना हो सके उसे क्या कहते हैं? उस मूल ध्वनि को जिसके खंड ना हो सके उसे क्या कहते हैं भाई? जल्दी जल्दी बताओ। प्रत्यय, वर्ण, कृदंत या शब्द? जल्दी जल्दी बताएंगे। जिसके खंड ना हो सके, ध्यान देना है इस पे, जिसके खंड ना हो सके। और भैया ये है आपका वर्ण। तो 18th का आंसर हो गया बी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है हमेशा। निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द को चुनना है। बताओ उज्जवल ऐसे बनता है, ऐसे, ऐसे या ऐसे? तो 19th का ए होगा, 19th का बी होगा, 19th का सी होगा या 19th का डी होगा? फटाफट बताना है भाई उज्जवल शब्द कैसे बनता है। और जिन लोगों ने कहा है कि उज्जवल बनता है ए ऑप्शन, वो सब सही है। तो उज्जवल ऐसे बनता है। 19th का आंसर हो गया आपका ए। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन हिंदी का। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? विद्वता, विदुषी, विद्वत्री, विद्वानी? जल्दी बताओ फटाफट कि विद्वान जो होता है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा इसमें से? 20th का ए,
20th का बी, 20th का सी या 20th का डी? जल्दी फास्ट आंसर करेंगे, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन तो एकदम पढ़ते ही आपके आंसर आने चाहिए। और जिन भी लोगों ने कहा है कि 20 का आंसर है बी, वो सब सही है। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द है विदुषी। ठीक है जी, ये हो गए आपके इंग्लिश और हिंदी के 20 क्वेश्चन। अब हम चलेंगे अपना करंट अफेयर्स और जीके वाले सेक्शन पे। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 21। आईसीसी ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ ओडीआई प्लेयर चुना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर हैज बीन एडजस्ड द बेस्ट ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड बाय आईसीसी? जल्दी बताओ, 21 का ए है, बी है, सी है या डी है? और भैया ये क्वेश्चन सारे वो होंगे जो मैंने आपको करंट अफेयर्स में कराए हैं। ठीक है, ज्यादा टफ क्वेश्चन तो आना ही नहीं है इसमें। भैया इसका आंसर हो जाएगा 21 का ए। ये अभी कराया था जस्ट मैंने जनवरी में, 4 जनवरी वाली वीडियो अगर आपने देखी हो तो विराट कोहली इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 22। हाल ही में किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर को प्रतिस्थापित किया है? रिसेंटली विच कंट्रीज नेवी हैज ऑफिशियली इंस्टॉल्ड सबमरीन आईएनएस सिंधुवीर? जल्दी बताओ, श्रीलंका ने, पाकिस्तान ने, म्यांमार ने या बांग्लादेश ने? फटाफट आंसर करेंगे इसका भाई, अभी पढ़ाया ये तो मैंने सब आपको। ठीक है, और जिनका आंसर है इसका 22 का सी म्यांमार, वो सब सही है। अपने आंसर टिक करते चले जाओ कि भाई मेरे 22 में से इतने सही हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23। रेल मंत्रालय ने हाल ही में किनके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? रेलवे मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली क्लोज द फेयर डिस्काउंट फॉर होम? सैनिकों को मिलने वाली छूट, रेल कर्मचारियों को मिलने वाली छूट, खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट या दिव्यांग लोगों को मिलने वाली छूट बंद कर दी गई है? जल्दी जल्दी आंसर करो। और जिन्होंने आंसर किया है 23 का सी, वो सब सही है। स्पोर्ट्स पर्सन जो खिलाड़ी होते हैं उनको मिलने वाली जो छूट होती थी वो बंद कर दी गई है रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं। कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का इस माह का किस देश का विदेश दौरा टल गया है? ब्रिटेन पीएम बोरिस जॉनसन विजिट टू विच कंट्री हैज बीन पोस्टपोन्ड ड्यू टू कोरोना वायरस क्राइसिस? नेपाल, जापान, चीन या भारत? बड़े अच्छे से पढ़ाया था मैंने करंट अफेयर्स में वाला क्वेश्चन आपको, बहुत अच्छे से। बताओ इसका आंसर क्या है फटाफट। और ज्यादा टाइम नहीं दूंगा करंट अफेयर्स में, क्योंकि आंसर एकदम आना चाहिए। और इसका आंसर है इंडिया। मैंने आपको कई बार बताई है कि 26 जनवरी पे इस बार के मुख्य अतिथि जो थे हमारे गणतंत्र दिवस की जो हमारी परेड होती है उस पर, वो ब्रिटेन पीएम बोरिस जॉनसन थे। और ड्यू टू जो वहां पे नया स्ट्रेन आया है कोरोना का, उसकी वजह से उनका दौरा रद्द हो गया। क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? रिसेंटली विच कंट्री अनाउंस टू ऑनर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी विद द लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड? बताओ भैया, अमेरिका ने कहा है, नेपाल ने, चीन ने या रूस ने? फटाफट बताओ। 25 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? फटाफट आंसर करेंगे। बिल्कुल अमेरिका ने कहा है। जिन लोगों ने कहा है भैया 25 का आंसर है ए, वो सब सही है। इसका मतलब आप बड़े ध्यान से तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 26। मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने देशी स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था जब मैंने पढ़ाया था आपको ये। द मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ हाउ मेनी स्पोर्ट्स इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 टू बी हेल्ड इन हरियाणा? बताओ भाई, कितने गेमों को और इंक्लूड, स्वदेशी जो गेम है उनको इंक्लूड करने की मंजूरी दे दी गई है? फटाफट 5, 7, 4 या 3? और जिन लोगों ने कहा है कि 26 का आंसर है सी यानी कि 4, वो सब सही हैं। और इनके मैंने चारों के नाम भी आपको बताए थे, गटका, करलाई पट्टू, मलखंब और थांगता। ओके, ये चारों मैंने आपको नाम पढ़ाए थे। अगर याद नहीं है तो फिर से देख लेना जाके। और ये चीज क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, वरना तुम्हारे ना मुंडी उल्टी लटका दूंगा तुम सबको। ठीक है, इतनी मेहनत से पढ़ाता हूं, सारे बताया करो। ये करंट के तो एटलीस्ट सारे आने चाहिए आपके। पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? पेटा इंडिया हैज अवॉर्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर द हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी फॉर द ईयर 2020? बताओ भाई, अजय देवगन, वरुण धवन, सोनू सूद या अनिल कपूर? आंसर करो 27 का क्या होगा? वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी फॉर द ईयर 2020 किस एक्टर को मिली है? और ये मिली है आपके सोनू सूद को। ठीक है,
तो 27th का आंसर हो गया आपका सी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की? Who founded the Ramkishan Mission in 1896 to carry on humanitarian relief and social work? बताओ भाई, ये रामकिशन परमहंस ने की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, या बलावस्टिकी और ओलकोट ने की है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा जाता है। रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की है? रामकिशन मिशन की स्थापना की है स्वामी विवेकानंद ने। तो 28 का आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो भी बच्चा थोड़ी बहुत तैयारी कर रहा होगा उसने आंसर कर दिया होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? ठीक है, पहले तो बताओ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, देखे कितने लोगों को पता है। अगर ये नहीं पता ना तो अभी ये टेस्ट छोड़ के चले जाना, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा बिल्कुल भी, बिल्कुल। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनमें से कौन सी बुक लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसमें गीतांजलि जो है आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है महात्मा गांधी की है। अब पैसेज टू इंडिया भी किसी आई थिंक ब्रिटिश बंदे ने लिखी है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा एक्चुअली, लेकिन ये दो तो बहुत ही इजी हैं, सबको पता है, गीतांजलि और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन जीके का हो जाएगा अपना 30th क्वेश्चन। बैंक दर को उस दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। बैंक रेट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ विच? बताओ इसका आंसर क्या होगा? ए होगा आरबीआई लैंड शॉर्ट टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स। A commercial bank can lend to its customers. RBI lends long-term loans to commercial banks. या the commercial banks are able to borrow overnight fund from RBI. बताओ भाई इसका आंसर बताओ। मैंने क्वेश्चन हर तरह के रखने की कोशिश की है कि आपका एक इकोनॉमिक्स से ले लिया, एक हिस्ट्री से ले लिया, एक बुक ले ली, बाकी करंट अफेयर्स ले लिए, क्योंकि इसमें आपका जीएस प्लस करंट अफेयर्स है ना। जनरल नॉलेज जो है आपकी प्लस करंट अफेयर्स है, जो 10 नंबर की आपकी आती है। तो 3 क्वेश्चन मैंने इसमें जीएस के ले लिए सिंपल से, और 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रख लिए। ठीक है ना, तो बताओ भाई इसका आंसर। जिन भी लोगों ने आंसर किया है आरबीआई लैंड्स लॉन्ग टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स, वो सब सही है। लॉन्ग टर्म लोन्स रहता है, शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं रहता है, इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, और भैया ये हो जाएगा आपका रीजनिंग स्टार्ट। ठीक है, हाँ जी, चलिए 31 लेते हैं, रीजनिंग स्टार्ट करते हैं अपनी। सम ग्रुप्स ऑफ लेटर्स आर गिवन, ऑल ऑफ विच एक्सेप्ट वन शेयर अ कॉमन सिमिलैरिटी विच वन इज डिफरेंट, चूज द ऑड वन आउट। सिंपल सा है, ऑड वन आउट करना है। वोल्केनो, सुनामी, टोरेंटो या एक्सप्लोजन, इनमें से ऑड वन कौन सा, अलग कौन सा है चारों में से? ज्वालामुखी, सुनामी, बवंडर या धमाका? जल्दी जल्दी बताओ 31 का क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, रीजनिंग मैंने सिंपल रखने की कोशिश की है, और बल्कि पूरा पेपर ही सिंपल रखने की कोशिश की है। कम से कम भैया 70 में से 60 प्लस तो रहने चाहिए आप लोगों के, जब भी मजा आएगा, जब भी मुझे भी सुकून मिलेगा और शायद आपको भी मिलेगा। जल्दी बताओ। तो भैया 31 का आंसर जिसने भी किया है डी, वो सब सही है। एक्सप्लोजन जो है मैनमेड होता है, बाकी ये तीनों जो है प्राकृतिक है। ज्वालामुखी, सुनामी और बवंडर जो है प्राकृतिक आपदाएं हैं सारी। धमाका जो है वो मैनमेड होता है, किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। किडनी जो है नेफ्रोलॉजी होती है, तो ब्रेन वाली जो आपकी स्टडी होती है वो क्या होती है? ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। कार्डियोलॉजी, साइकोसोलॉजी, एंटोमोई या न्यूरोलॉजी? जल्दी जल्दी बताएंगे। कार्डियोलॉजी होती है, फिजियोलॉजी होती है, एंटोमी होती है, या न्यूरोलॉजी होती है जो मस्तिष्क वाली होती है, जो ब्रेन वाली स्टडी होती है। किडनी वाली तो आपकी नेफ्रोलॉजी होती है। इसकी बताओ ब्रेन की क्या होगी? तो 32 का आंसर क्या होगा? ए होगा, 32 का बी होगा, 32 का सी होगा, या 32 का डी होगा? आंसर करेंगे फटाफट। और जिन लोगों ने क्या है न्यूरोलॉजी, वो सब सही है। 32 मतलब जो मस्तिष्क वाली पढ़ाई होती है, मस्तिष्क वाली स्टडी होती है, उसको न्यूरोलॉजी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33। देखो भाई, इन अ सर्टेन कोड 415 415 इज मिल्क इज हॉट,
18 को कहते हैं हॉट शॉप यानी कि 18 को हॉट सूप, और 895 को कह रहे हैं सूप इज ब्राउन। तो कह रहे हैं कि भैया ब्राउन का शब्द जो है वो क्या होगा, सिंपल सा पूछा है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं भाई हम। देखो कॉमन लेते हैं, सबसे पहले कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। सूप जो है यहां भी है और सूप यहां भी है, तो 18 में और 895 में कॉमन क्या है, 8 कॉमन है, तो 8 आ गया हमारा सूप। सिंपल, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम भाई, कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना। तो 8 हमारा सूप आ गया, सिंपल सा। ठीक है, अब अगला ले लेते हैं हम इज कॉमन ले लेते हैं। यहां पे इज है और यहां पे इज है, तो 895 में और 415 में क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है भैया 5 दोनों में, तो इज हो गया 5। ये भी सिंपल हो गया, ठीक है ना। हमें इज पता लग गया और सूप पता लग गया, तो ब्राउन पता लग जाएगा अब, सिंपल सा, बिल्कुल लग जाएगा, क्योंकि हमें सूप का भी पता है और इज का भी पता है। तो ये हो गया 895, जिसमें 8 जो है वो सूप है, 5 जो है वो इज है, तो 9 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ब्राउन। सिंपल है भाई। 33 का आंसर जिन लोगों ने कहा है 9A, वो सब सही है। ठीक है, जिन्होंने मेरे से पहले निकाल लिया बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं निकाला भैया मैंने बहुत आराम से किया है, इससे तेज से कर सकता था मैं। ठीक है, तो 33 का आंसर हो गया आपका ए। जिनका आंसर ब्राउन आया है वो सब सही है। क्वेश्चन नंबर 34, अगर CEJQ को लिखा जाता है XVQJ, तो BDIP को क्या लिखा जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे मैंने एक बार ये क्वेश्चन समझाया था आपको, ये उस तरीके से होगा, तो ध्यान देना है इस पे प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे मैंने आपको डिकोडिंग समझाई हुई है कि ऐसे लिखा करो अल्फाबेट्स को, वैसे लिख के करना, और फटाफट बताओ। आप स्टार्ट कर दो, मैं यहां पे स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है ना। तो भाई ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। मैंने हमेशा बोला हुआ है आपको कि 13 जो है इस तरीके से लिखने हैं, बाकी 13 नीचे अब ऐसे लिखने हैं, हमेशा बताया हुआ है मैंने। और ये क्वेश्चन सिंपल सा बिल्कुल उसी हिसाब से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देख लो एक बार। सी से क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, सी के नीचे एक्स है। ई से क्या आ रहा है, वी आ रहा है, ई के नीचे वी है, मतलब ये दोनों आमने सामने हैं। जे से क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, सिंपल सा देखो, जे और क्यू अपोजिट है। उसके बाद क्यू के बाद क्या आ रहा है, जे आ रहा है, क्यू और जे अपोजिट है। सिंपल हो गया भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम आई थिंक किसी को नहीं होगी, है ना। किसी को है वाली प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब बताओ सिंपल सा मुझे कि BDIP का क्या होगा। तो B के अपोजिट क्या आ रहा है, Y, D के अपोजिट क्या आ रहा है, W, I के अपोजिट क्या आ रहा है, R, और P के अपोजिट क्या आ रहा है, K। तो है क्या ये ऑप्शन, यस, बी ऑप्शन सही है इसका। YWRK इसका आंसर हो गया। और ये सब चीजें मैं जब रीजनिंग पढ़ाता हूं आप लोगों को तो मैंने बताई हुई हैं, ठीक है। ये मत कहना कि सर ये पढ़ाया हुआ नहीं है, इस तरीके से नहीं बताया था। अगर आप मेरी क्लासेस रेगुलर रह रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को फोड़ दोगे, इसमें आग लगा दोगे एकदम देखते ही। चलिए भाई, बी हो गया इसका आंसर 34 का। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 पे। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है, वेन डायग्राम बनाना है। स्टेटमेंट है आपकी, ऑल पेंसिल्स आर शॉर्पनर। तो भाई वेन डायग्राम बना लेते हैं कि जितनी भी पेंसिल है, ये पेंसिल है, ये सारी क्या है, ये सारी शॉर्पनर है, ठीक है। जैसी पहली चीज पढ़ते हो सीधा वेन डायग्राम बनाओ फटाफट। आप भी बनाते रहो, पढ़ते रहो अपना क्वेश्चन और बनाते रहो, जल्दी जल्दी बनाओ और आंसर बताना इसका, ठीक है। उसके बाद आता है नो शॉर्पनर इज इरेजर। भाई बना लो, क्योंकि मैं फिर करना स्टार्ट कर देता हूं, आप लोग नहीं करेंगे, ये तो आपका टेस्ट है, ठीक है ना। मैं रोक नहीं पाता अपने आप को, मैं भी बनाना स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद है कि नो शॉर्पनर इज इरेजर, और उसके बाद है सम बुक्स और पेंसिल। तो इसका सबसे पहले तो आप वेन डायग्राम बनाओ। जितनी जल्दी आप इसका वेन डायग्राम बनाओगे उतनी ही जल्दी आपका ये क्वेश्चन सोल्व होगा। और वेन डायग्राम अगर सही बन गया तो आपका क्वेश्चन ये सोल्व हो जाएगा। उसके बाद कंक्लूजन दी हुई है कि सम इरेजर्स आर पेंसिल, सम इरेजर्स आर बुक्स, सम शॉर्पनर्स आर बुक्स, या नो इरेजर इज बुक, और उसके हिसाब से ये आपको आंसर बताना है। इसके लिए मैं आपको देता हूं 30 सेकंड्स देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा। लो अपना टाइम, ठीक है। 30 सेकंड से आप लोगों के पास, करो इसको आराम से।
आदत ये होनी चाहिए दोस्तों कि जैसे क्वेश्चन देखा ना, जैसे आपने देखा कि जैसे मैं क्वेश्चन मैंने ये वाला पढ़ा था तो मेरा सीधा क्या हुआ था, मेरे से वेन डायग्राम बनने लगा था, मैं भूल गया था कि मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है ना। तो हमेशा आदत ऐसी बनाओ कि जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो वैसे वैसे उस चीज को करते चले जाओ, और ये चीज सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो ये चीज नहीं आएगी, और प्रैक्टिस हमेशा पेंसिल लेके होगी, पढ़ के नहीं होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि नोट्स बहुत जरूरी है। जितने भी बच्चे मुझे कहते हैं सर पीडीएफ, सर पीडीएफ दे दो, सर पीडीएफ दे दो, रीजन यही है पीडीएफ ना देने का कि आप लोगों को पेंसिल की आदत छूट जाएगी, लिखने की आदत छूट जाएगी। ठीक है ना, वो बहुत गलत होती है वो चीज। चलिए अब मैं कर देता हूं क्वेश्चन को, जितने लोगों ने किया है अपना आंसर देख लेना। ऑल पेंसिल्स आर शॉर्पनर, तो एक पेंसिल वाला बना लिया और एक बना लिया हमने अपना ये शॉर्पनर वाला। ठीक है, सारी पेंसिल शॉर्पनर होगी, पहली चीज डन होगी। मैं अच्छे से बना देता हूं, ये होगी पेंसिल, ये हो गया आपके शॉर्पनर। ठीक है जी, ये चीज क्लियर होगी इतनी। उसके बाद कहता है कि नो शॉर्पनर इज इरेजर, तो कोई भी शॉर्पनर इरेजर नहीं है, तो इरेजर को ना मैं दूर बना देता हूं दुनिया से इधर, क्योंकि कोई भी इरेजर शॉर्पनर नहीं है, ये कह रहे हैं। ठीक है जी, हमने कर दिया, ये चीज सही आ रही है अभी तक। उसके बाद आता है सम बुक्स आर पेंसिल, कि कुछ किताबें जो हैं वो पेंसिल हैं, तो कुछ किताबें जो हैं वो पेंसिल है, तो ये बुक बना दी। तो कुछ बुक्स जो है वो अपने आप शॉर्पनर भी हो जाएंगी, क्योंकि सारी पेंसिल नहीं बोला है, सम बुक्स बोला है। सम बुक्स आर पेंसिल, सारी बुक्स पेंसिल नहीं है भैया। ये बन गया आपका वेन डायग्राम। अब इसमें ये चीज भी हो सकती है कि ये जो ई है, ये जो हमारी इरेजर्स है, ये कहां पे आ सकती हैं, ये हमारी इरेजर्स यहां भी बन सकती है, कहीं भी जहां पे मैं हिला रहा हूं ना अपना कर्सर, ये यहां भी बन सकती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए अब लेते हैं अपनी कंक्लूजन्स, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से भाई देखो प्रैक्टिस से आते हैं। मैं यहां पे इतना दूर बैठ के ऑनलाइन इन चीजों को इतना अच्छे से नहीं बता सकता जितना अगर 1-to-1 क्लास में हम वहां बता लें, लेकिन फिर भी अगर आपका वेन डायग्राम बन गया तो आपका सब कुछ बन गया। क्वेश्चन की कंक्लूजन लेते हैं। सम इरेजर्स आर पेंसिल, क्या कुछ इरेजर जो है वो पेंसिल है? नहीं, पहला तो कट गया, इरेजर तो भैया दूर है बिल्कुल पाताल लोक में, नहीं है। सम इरेजर्स आर बुक्स, क्या कुछ इरेजर बुक्स हैं? हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? क्योंकि मैंने बताया था कि इरेजर यहां भी आ सकती है, इस वाले हिस्से में भी आ सकती है। ठीक है ना, इस वाले हिस्से में भी इरेजर्स आ सकती हैं, क्योंकि यहां पे सिर्फ ये लिखा है कि नो शॉर्पनर इरेजर। शॉर्पनर से तो दूर ही है ना, ये देखो शॉर्पनर से तो दूर होगी इरेजर, तो यहां भी आ सकती है। तो हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा है, लेकिन हां हो सकती है। ठीक है जी, उसके बाद इसको हम रख लेते हैं, ये हो सकता है। सम शॉर्पनर्स आर बुक्स, सम शॉर्पनर्स आर बुक्स, बिल्कुल है भाई 100%, ये तो सही है, पक्का है। तो क्यों? क्योंकि ये आ गया ना, देखो ये वाली चीज आ गई, ये शॉर्पनर, जो कुछ शॉर्पनर है वो बुक्स है, ये चीज बताई थी मैंने, तो ये तो पक्का है। यानी कि थर्ड तो 100% सही है। ठीक है जी, थर्ड 100% सही है। उसके बाद आता है नो इरेजर इज बुक, कोई इरेजर बुक नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि इरेजर मैंने यहां ली हुई है, कोई इरेजर बुक नहीं है। तो भैया सिंपल सा देखो कि एक तो थर्ड सही है हमारा पक्का, थर्ड तो हमारा पक्का सही है। तो यहां पे क्या क्या फॉलो हो रहा है लास्ट में? फोर्थ फॉलो हो रहा है? नहीं। 100% फॉलो हो रहा है फोर्थ? नहीं। थर्ड फॉलो हो रहा है? हाँ। फर्स्ट फॉलो हो रहा है? नहीं। फोर्थ फॉलो हो रहा है? नहीं। उसके बाद यहां लिखा है बी में ओनली आइदर सेकंड और फोर्थ। मैंने कहा ना, या तो सेकंड फॉलो होगा या फोर्थ फॉलो होगा। सेकंड जब फॉलो होगा, अगर ई को हम यहां बना लेते हैं इसके साथ, बात समझ आ रही है? ई को अगर हम इरेजर को बुक्स के साथ यहां बना लेते हैं तो सेकंड फॉलो हो जाएगा, और अगर इरेजर्स को हम यहीं रखते हैं जहां हमने बनाया था तो क्या फॉलो होगा? फोर्थ फॉलो होगा। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा बी, आइदर सेकंड और फोर्थ, या तो सेकंड या फोर्थ, और थर्ड तो फॉलो हो ही रहा है, ये तो मैंने बताया था कि तो 100% हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का बी। आई होप आपका आंसर सही होगा और आपको समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। राम फेसिंग साउथ, ही टर्न्स राइट एंड वॉक 40 मीटर। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हो ना फ्रेंड्स, करना स्टार्ट कर दिया करो फटाफट। Then he turns right again and walk 20 meter. Then he turns left and walk 20 meter. Then he turn right and walk 40 meter. Then he turn right again and walk 120 मीटर। पूछा है भैया स्टार्टिंग से वो किस डायरेक्शन में। जल्दी जल्दी करो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, और इस बार कुछ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल शांति रहेगी। फटाफट करो, फटाफट आंसर करो 36 का क्या होगा, जल्दी जल्दी।
क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। राइट लेफ्ट का मैंने बोला हुआ है आपको कि डायरेक्शन में राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का काम जो है वो बहुत तगड़ा होता है। तो अपने आप को सिचुएशन में रखो कि किस तरफ फेस किया हुआ है, फिर उस तरफ से राइट कहां पड़ेगा, लेफ्ट कहां पड़ेगा। जल्दी जल्दी करो उस क्वेश्चन को और बताओ मुझे। ये पार्ट 1 चल रहा है आज हमारा, जिसमें से 36 क्वेश्चन है। आधे क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, 70 में से 35 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और 40 मिनट में लगभग, पूरी स्पीड के बावजूद 40 मिनट हो गई हमें आधा करने में। इसीलिए मैंने कहा कि 150 क्वेश्चन अगर आज हम करते ना तो वो 3-4 घंटे की क्लास हो जाती। वो आप लोगों में भी इतनी क्षमता नहीं है और मेरे में तो है ही नहीं भैया, मैं 3-4 घंटे नहीं बैठ सकता, ठीक है। सर्वाइकल हो जाएगा मुझे। चलो मैं क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ। आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा। तो अपना आंसर आप सभी चेक कर लेना। भाई मैं हमेशा कहता हूं कि आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है। तो एक लड़का डायरेक्शन जो है अपना साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है, यहां खड़ा है, साउथ की तरफ उसका फेस है, मान ली बात। अब उसका राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा, ये बात भी मान ली आपने। तो वो कहता है कि साउथ की तरफ तो उसका फेस है, उसकी वहां से फिर वो राइट टर्न करता है और 40 मीटर चलता है। राइट टर्न किया और 40 मीटर चला, ठीक है जी, बात सही है। अब उसने फिर से राइट किया तो उसका राइट फिर ये हो जाएगा और 20 मीटर चलता है, ठीक है जी, ये भी बात मान ली। उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न किया तो इस बार इसका राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा, तो लेफ्ट चल के फिर 20 चला, यहां आ गया वो, ठीक है जी। उसके बाद राइट टर्न करता है और 40 मीटर चलता है, राइट टर्न किया और 40 मीटर चला, ये आ गया जी। अब इसका लेफ्ट ये है और राइट ये है, ये हैंड वाला ही तो सबसे मेन है। उसके बाद भैया वो टर्न करता है राइट अपना और 120 किलोमीटर चलता है, तो वो 120 किलोमीटर चला, यहां पे आ गया 120 किलोमीटर नहीं 120 मीटर चल के। अब पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है, मतलब किस डायरेक्शन में। अब तो सिंपल है, बता सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में, बता सकते हैं, सिंपल है बहुत, बिल्कुल सही बात है, नॉर्थ ईस्ट में भैया, नॉर्थ ईस्ट में। जिन लोगों का आंसर नॉर्थ ईस्ट आया था, ए आया था ऑप्शन 36 का, वो सब सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए, नॉर्थ ईस्ट। कोई दिक्कत है भाई इस क्वेश्चन में है तो भैया जो मैंने डायरेक्शन की वीडियो बनाई हुई है या डायरेक्शन पे जो मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं ऑल इन वन क्लास में रीजनिंग के, उन्हें जाके देखो, वहां समझ आ जाएगा। चलो क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37। रवि टोल्ड राम, yesterday I defeated the only brother of the daughter of my grandmother. रवि ने किसको डिफीट किया है? रवि ने राम से कहा, कल मैंने अपनी दादी की बेटी के एकमात्र भाई को हराया। रवि ने किसे हराया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। ब्रदर को, सॉरी फादर को, ब्रदर को, सन को या फादर इन लॉ को? रवि ने किसको हराया? पिता, भाई, बेटा या ससुर? जल्दी जल्दी बताएंगे। मैंने हमेशा कहा है कि ये वाले क्वेश्चंस अगर आप अपनी लाइफ पे ले लें, अपनी फैमिली में ऐड कर लें तो सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो है रवि बन जाओ। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप रवि बन जाओ और रवि बन के सोचो सारी चीजें, एकदम आंसर आ जाएगा। या फिर वेन डायग्राम वाला होता है वो बॉक्सेस वगैरह में जिसमें हम बनाते हैं, वो करते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, वो भी इजी है। जिसको ये इजी लगता है ये ले लो, और जिसको मैं जो बेस्ट ट्रिक बताता हूं कि फैमिली को, अपनी फैमिली को इंक्लूड कर लो इसमें, वो बेस्ट होता है। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा फादर, पिता। तो 37 का आंसर जिसका भी है वो सब सही है। क्यों? देखिए रवि कहता है कल मैंने अपनी दादी, यानी कि ये हो गया रवि, और रवि कहता है कि मैंने अपनी दादी की इकलौती बेटी के एकमात्र भाई, मतलब मेरी दादी ये हो गई और उनकी जो बेटी है उनके एकमात्र भाई मेरे क्या लगेंगे? मेरे पिताजी तो लगेंगे, मेरे फादर ही तो लगेंगे, है ना। ये तो मेरी बुआ हो गई, ये कौन हो गई? मेरी बुआ हो गई। मेरी दादी की बेटी कौन हो गई? मेरी बुआ हो गई। और उनके एकमात्र भाई, एक ही भाई हैं, तो वो कौन होंगे? मेरे फादर होंगे ना, सिंपल सा। तो आंसर आ गया बी। अगर आप फैमिली लेके बनाएंगे, ओ सॉरी ए फादर, अगर फैमिली लेके बनाएंगे बहुत जल्दी होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 तो भाई एक बार ये पूरा पढ़ लो, पूरा दिया हुआ है इसमें। उसके बाद अपना बना लो कि शॉर्ट कौन होगा और टोल कौन होगा, उसको लाइन अप करना है आपको, लाइन से बनाना है शॉर्ट और टोल को, और फिर इसके आंसर करने हैं, ठीक है। हमेशा एक तरफ शॉर्ट बनाओ, एक तरफ टोल बनाओ और उसके बाद लेके चलो। ये मेरा आपको इसमें हिंट है, जो मैं हिंट दे रहा हूं इस क्वेश्चन में, कि एक तरफ पहले से शॉर्ट सोच लो कि ये शॉर्ट वाले हैं या टोल वाले हैं, या ये शॉर्ट है ये टोल है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करो क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लो भाई। 6 boys A B C D E F
आर मार्चिंग इन अ लाइन, एक लाइन में मार्च कर रहे हैं, देयर पोजिशन अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, वही शॉर्ट से टॉल की तरफ, द टॉलेस्ट एट द बैक, जो टॉलेस्ट होगा वो सबसे लास्ट में होगा, F is between A and B, E is shorter than D but taller than C, who is taller than A, E and F have two boys between them, A is not the shortest. जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा. I am giving you 30 seconds. जल्दी बताना है कि E कहां पे है. ठीक है, E का आंसर बताना है कि E कहां पे है. फटाफट बताओ, बना लो भाई, अपनी कहानी बना लो इसकी. 30 सेकेंड है आपके पास, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा. ठीक है, चलिए. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है. ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो अच्छे से बनेगा, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ कर दोगे. ठीक है, 38 तो 39 अगर आपने ये वाला बना लिया अच्छे से, शॉर्ट और टोल वाला लाइनअप अच्छे से कर ली, तो 2 नंबर पक्के हो जाएंगे यहाँ पे आपके. और इस तरीके के क्वेश्चन आपने एग्जाम से बहुत सारे देखे होंगे आते हुए. ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं भी स्टार्ट करता हूँ, आप भी करते रहे, मेरे को भी थोड़ा टाइम तो लगेगा ही. मैं अपना बना रहा हूं, आप अपना बनाए. 6 boys ABCDEF आर मार्चिंग इन अ लाइन. ठीक है, their position arrange according to their height, the tallest at the back. ओके, मान ली बात. F is between A and B. तो भाई मैं बनाता हूं कि मैं शॉर्ट इधर ले रहा हूं और टोल जो है इधर ले रहा हूं. ठीक है, ये मैंने ले लिया. अब कहता है कि A और B के बीच में, A और B के बीच में क्या है? F है. मैंने बना दिया F यहां पे A और B के बीच में. उसके बाद कहता है E is the shorter, E is shorter than D. तो E जो है वो D से शॉर्टर है, तो D टोलेस्ट की तरफ आ गया. मैंने इधर ले लिया, मैं नीचे बना लिया, इसको बाद में एडजस्ट करूंगा ऊपर, ताकि नीचे मेरे को पता लगता रहे कि क्या पोजीशन है. ठीक है, बट टोलर देन C, C से बड़ा है, तो C मैं इसके यहां बना लेता हूं. कोई प्रॉब्लम इस चीज में आप लोगों को? जी नहीं. ठीक है, हु इज टोलर देन A, जो C है वो A से टोलर है, तो A को मैं यहां ले लेता हूं. कोई दिक्कत नहीं है भाई इसमें, है ना. ये मेरा एक बन गया, यहां पे आ गया. चलिए ठीक है. अब ये कहता है E एंड F हैव 2 boys बिटवीन देम. E और F के बीच में 2 लोग हैं. तो अगर अब मैं ये करके B को यहां पे ले आऊं और F को यहां पे ले आऊं, तो E और F के बीच में 2 लोग हो गए, A और C. बात सही हो गई जी. ठीक है, आई थिंक मेरा सेट पूरा बन गया है. और A इज नॉट द शॉर्टेस्ट, A जो है शॉर्टेस्ट नहीं है, B हो गया. जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में बनाई थी ये चीज, इसको शिफ्ट कर दिया बस मैंने, क्योंकि ऐसे तो A जो है शॉर्टेस्ट हो जाएगा सबसे, तो A तो शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता. तो A को मैं इधर लिया है, B को इधर लिया है, फिर भी मेरा BFA बन रहा है, जो मेरा पहली चीज को फॉलो करता है कि F इज बिटवीन A एंड B. F तो अभी भी A और B के बीच में ही है ना. तो मेरा बनेगा क्या, मैं बता देता हूं. ये मेरी शॉर्ट साइड है, ये मेरी टोल साइड है. मेरा बनेगा BFACED. ये बन गया जी, शॉर्ट से टोल की तरफ. तो पूछा है वेयर इज E, E कहां पे है? तो E है COD के बीच में, C ऑप्शन हो गया. COD के बीच में है, देखो COD के बीच में E है. जिसका भी आंसर इस वाले का C आया है, COD, वो सब सही है. और जिनका ये सही बन गया ना, BFACED, उनके दोनों क्वेश्चन सही. सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या है. सेकंड वाले में पूछा है हाउ मेनी बॉयज आर बिटवीन E एंड F. E और F के बीच में कितने लोग हैं? तो क्या बना था हमारा, BFACED, ये बना था ना. तो E और F के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, A और C. ठीक है, 2 लोग हैं, तो B आंसर हो जाएगा 39 का. 39 का हो गया B आंसर. और भैया अगर बात करें हमारा 38, तो 38 का हो गया C. तो जिनका 38 का C है और 39 का B है, वो सही है. आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं अपना 40th, लास्ट क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग. सीरीज दी हुई है 37, 10, 79, 16, 48. क्या आएगा यहाँ पे? इस चीज के लिए मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं. 10 से ज्यादा सेकंड देंगे तो सीरीज वाले क्वेश्चन की बेइज्जती हो जाएगी. और ये चीज मैंने कही है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से तो ये चीज आप जल्दी लगा लेंगे. जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा फटाफट. 37 है, 37 के बाद 10 है, फिर 79 है, फिर 16 है, फिर 48 है. तो क्या आएगा? देखो भाई, एक लगातार वाली सीरीज नहीं है, डिफरेंस वाली नहीं है, क्योंकि अलग अलग हो रहा है.
और कूद कूद के भी आप कर सकते हैं कि अगर कूद कूद के जाएं, लेकिन कहीं 37 आ गया, 37 के बाद 79 आ गया, फिर 48 हो गया, ये क्या बसड़ है। तो दिमाग अलग लगाओ, कुछ और दिमाग लगाओ, जल्दी जल्दी करो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। शायद आपने पहली बार ये क्वेश्चन देखा हो, और ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है, मैंने ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखे हैं मैंने, इसी वजह से मैंने क्वेश्चन बनाया। ठीक है भाई, जिसने कर लिया, अगर जिसका आ गया तो वेल एंड गुड, जिसने नहीं किया मैं बता देता हूं क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास इतना। 3 + 7 = 10, 7 + 9 = 16, तो 4 + 8 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मारना मत मेरे को, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो 40th का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये इस तरह का सीरीज का पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा। मेरे हिसाब से अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपने ऐसा क्वेश्चन 100% किया होगा, जो मैंने कहा था ना आपको कि 500 क्वेश्चन लगाओ सीरीज के, जब मैं सीरीज करा रहा था आप लोगों को रीजनिंग की। तो अगर आपने वो चीज मानी होगी मेरी, तो आपने 100% ये क्वेश्चन कर लिया होगा। और अगर आप नहीं मानते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो भैया ये आपसे क्वेश्चन हुआ नहीं होगा। सिंपल सा है, ठीक है। 3 + 7 10, 7 + 9 16, तो 4 + 8 12 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गए आपके रीजनिंग के 40 क्वेश्चन हो गए, मतलब टोटल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट 41st। कंप्यूटर आ गया भैया अपना, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रजिस्टर्ड लोकेटर या यूनिफाइड रिसोर्स लिंक। जल्दी बताओ 41st का आंसर क्या है, फटाफट आंसर करेंगे जल्दी जल्दी कि URL स्टैंड्स फॉर, URL की फुल फॉर्म क्या है। और जिन लोगों ने कहा है कि 41 का आंसर है ए, वो सब सही है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42। विच फाइल फॉर्मेट आर नॉट एडेड टू द पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड नहीं हो पाता है, JPEG, HTML, GIF या WAV। जल्दी बताओ 40 सेकंड का आंसर क्या है। और कंप्यूटर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 5-5 सेकंड लगने चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। और जिन लोगों ने इसका आंसर किया है भैया HTML, वो सब सही है। 42 का आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। हाउ मेनी सीट्स आर बाय डिफॉल्ट इन एक्सेल वर्कबुक। जो एक्सेल की वर्कबुक होती है, मैंने बताया था ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें यहाँ पे कितनी शीट्स होती है बाय डिफॉल्ट, कितनी शीट्स होती है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे ये बताना है आपको। जल्दी जल्दी बताओ, 2, 5, 3 या 10। आंसर करेंगे फटाफट। 43 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। और जिन लोगों ने आंसर किया 43 का सी, वो सब सही है। 3 शीट्स होती हैं बाय डिफॉल्ट एक्सेल वर्कबुक में। अगर आप एक्सेल को डायरेक्ट खोलते हैं, उसमें पहले से ही 3 डिफॉल्टेड वर्कबुक बनी होती है। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44। हाउ मेनी आइटम्स कैन बी कॉपीड इनसाइड क्लिपबोर्ड। जब हम कोई भी चीज कट या कॉपी करते हैं तो वो डायरेक्टली कहां जाती है, क्लिपबोर्ड में जाती है। और क्लिपबोर्ड में हम कितनी कॉपी आइटम रख सकते हैं, 10, 24, 15 या 40। जल्दी बताओ। 44 का आंसर ए होगा, 44 का बी होगा, 44 का सी होगा या 44 का डी होगा। सारे क्वेश्चन कराए हैं भाई मैंने, एग्जाम्पल दे दे के, दिखा दिखा के, एक एक चीज प्रैक्टिकली कराई हुई है। तो भाई ये गलत मत करना। कंप्यूटर मैंने सारी कराई हुई दी है यहाँ पे, तो प्लीज 10 में से एक क्वेश्चन की मैं कह सकता हूं कि आप गलती कर लें, एक से ज्यादा क्वेश्चन की गलती मत करना। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। 9 या 10 नंबर ही आने चाहिए सबके। जिन लोगों ने इसका आंसर किया 24, वो सब सही है। 44 का हो गया बी। ठीक है, अब ले लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। What is the command to destroy the effect of the last command। बहुत ही सिंपल है भाई, रीडू होगा, कट होगा, अंडू होगा, क्लियर होगा। जल्दी जल्दी आंसर करो। 45 का बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और कंप्यूटर अगर आप चलाते हो, लैपटॉप चलाते हो, तो ये चीज तो हम बहुत ज्यादा करते हैं। बताओ कोई भी लास्ट कमांड जो होती है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कमांड क्या होती है। रीडू होगी, कट होगी, अंडू होगी या क्लियर होगी। 45 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। और भाई जिन लोगों ने कहा अंडू, वो सब सही है। 45 का आंसर हो गया आपका सी। चलिए 46 क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 46। MS वर्ड का एक्सटेंशन क्या है। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड 2010। डॉक होगा, जिप होगा, डॉक्स होगा या XLSX होगा। जल्दी जल्दी बताओ फटाफट आंसर क्या होगा।
मेरे को बड़ी खुशी हो रही है क्वेश्चंस देख के, क्योंकि ये सब मैंने बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं जब मैंने कंप्यूटर क्लास लिए हैं, और आई होप आप सबके आंसर सही आ रहे होंगे। तो 46 का आंसर फटाफट बताएंगे, ए, बी, सी या डी। और जिन लोगों ने कहा है कि 46 का डॉक्स है वो सब सही है, और मैंने बताया था कि जो डॉक है वो 2007 और उससे पहले वाले एमएस वर्ड में होता था। 2007 और उसके बाद वाले जितने भी एमएस वर्ड हैं उसमें डॉक्स एक्सटेंशन आने लगा। और अगर बात करें हम XLSX तो ये आपका एक्सेल का है, जो एक्सेल होता है उसका है क्या एक्सटेंशन, ठीक है। चलिए, जिप जो है आपकी कंप्रेस्ड फाइल होती है। क्वेश्चन नंबर 47, the topmost row on the standard keyboard contains dash keys and the longest key on the keyboard is। जल्दी, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कंप्यूटर बहुत इजी दी हुई है मैंने। नंबर एंड एंटर की, फंक्शन एंड एंटर की, फंक्शन एंड स्पेस बार या अल्फाबेटिक एंड स्पेस बार। जल्दी आंसर करो। 47 का क्या होगा कि भी किसी भी स्टैंडर्ड कीबोर्ड में सबसे ऊपर कौन सी कीज होती है और सबसे लंबी कौन सी की होती है, ये दो चीज बतानी है, जल्दी बताओ। और जिन लोगों ने कहा है 47 का आंसर सी होगा वो सब सही है। सबसे ऊपर फंक्शंस की होती है, आपने देखा होगा F1, F2, F3 ये लिखा होता है, सबसे ऊपर ये होती है। और सबसे बड़ी जो आपकी की होती है वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी स्पेस। ओ भाई इसको क्या हो गया वेट, जो सबसे बड़ी की होती है वो होती है आपकी लॉन्गेस्ट की, क्या होती है, स्पेस बार। तो 47 का आंसर हो गया आपका सी। सबसे ऊपर जो होता है मोस्ट टॉप मोस्ट रो होती है आपकी फंक्शन की और सबसे बड़ी होती है आपकी स्पेस बार। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर। इनमें से कौन सा प्रिंटर का टाइप नहीं है, 3D, लैंडस्केप, लेजर जेट या इंक जेट। ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताओ 48 का क्या होगा। 48 का ए होगा, 48 का बी होगा, 48 का सी आंसर है या 48 का डी आंसर है। फटाफट बताओ भाई क्या है, जल्दी से 48 का आंसर देंगे। ज्यादा बड़ी होती जा रही है वीडियो, मेरे को इतनी बड़ी नहीं करनी थी, कोशिश की है पूरी तेज करने की, और इसका आंसर है भाई 48 का बी। ठीक है, 48 का आंसर हो जाएगा आपका बी। लैंडस्केप जो है वो किसी भी टाइप का प्रिंटर नहीं होता है, 3D प्रिंटर होते हैं, लेजर जेट होते हैं, इंक जेट होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 49th। ओके, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द फॉलोइंग। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंस्टर्स, इनमें से क्या कॉमन है। ये सारी जो है एसेसिबल है डार्क वेब से, ये सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ये सारी न्यूज वेबसाइट्स हैं, ये या सारी बैंड वेबसाइट्स हैं। जल्दी जल्दी आंसर करो। 49th का ए है, बी है, सी है, डी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, और आपको बता दूं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये आया हुआ है क्वेश्चन, और ये है आपका ऑल आर सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो 49 का आंसर बी है। जितने लोगों ने 49 का आंसर किया है बी, वो सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 ले लेते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन MS PowerPoint फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। इनमें से कौन सा पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में नहीं है। शेडो, स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइन या एम्बोस। जल्दी जल्दी बताओ। 50 का आंसर ए है, 50 का बी, 50 का सी या 50 का डी। फास्ट करेंगे आंसर, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई कंप्यूटर वाला कि इसका आंसर क्या है। कौन सा पावर पॉइंट में ये नहीं होता है भैया। इसमें पता नहीं क्या होने लगा हमारे पेन में। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। और जिन लोगों ने कहा है एम्बोश, वो सब सही है। एम्बोश जो है वो नहीं होता है। शेडो भी होती है, स्ट्राइक थ्रू भी होता है, अंडरलाइन भी होता है। अंडरलाइन आपको पता होगा जो किसी भी वर्ड को अंडरलाइन कर देते हैं। शेडो आपकी हल्की सी शेडो आ जाती है। स्ट्राइक थ्रू मैंने बताया था कि जैसे अंकित लिखा है, मैंने उसको बीच में से काट दिया, स्ट्राइक थ्रू होता है। एम्बोश का जो है कोई भी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इफेक्ट जो है नहीं होता है पावर पॉइंट में। ठीक है, तो ये हो गए अपने कंप्यूटर के हमारे 10 क्वेश्चन। अब आ जाते हैं भैया फटाफट अपनी पेडागोजी पे। पेडागोगी के 20 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 70 में उसके बाद आपको फटाफट आंसर बताना है। मैं इसमें सबको बड़ी जल्दी जल्दी आंसर बताऊंगा, ज्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं है, फटाफट आप आंसर कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी आंसर करना। ठीक है, तो भैया सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ। निम्न में से कौन सा बच्चे की शारीरिक वृद्धि को दर्शाता है। नेगेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव या पॉजिटिव। नकारात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक या पॉजिटिव। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। 51 का क्या होगा। 51 का आंसर ए है, 51 का बी है, 51 का सी है या 51 का डी है। फटाफट आंसर करके बताएंगे। सिंपल सा है भाई, जहां पे फिजिकल ग्रोथ आ जाती है वहां पे क्या हो जाता है, क्वांटिटेटिव। ठीक है ना, ग्रोथ जहां आ गई, अगर डेवलपमेंट आता तो क्वालिटेटिव होता। ये चीज आपको बड़े अच्छे से, जहां तक है दिव्या मैम ने पढ़ाई होगी, कि जहां ग्रोथ आया वहां पे क्वांटिटेटिव हो गया,
और जहां पे डेवलपमेंट आ गया वो क्वालिटेटिव हो गया, तो उसका आंसर हो जाएगा बी, मात्रात्मक इसका आंसर है 51 का। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 पे। फर्स्ट, द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज, बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? साइको एनालिटिकल मेथड, कंपैरेटिव मेथड, डेवलपमेंटल मेथड या स्टैटिकल मेथड? मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि या सांख्यिकी विधि? जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? 52 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका, और भैया इसका आंसर है डेवलपमेंटल मेथड, विकासात्मक विधि सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को जानने का, उसकी बेस्ट मेथड स्टडी करने का, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो भैया 52 का हो गया हमारा सी। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन। अगर आप स्कूल में कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पढ़ा रहे हैं ना, तो आपने वर्ड कई बार सुना होगा। शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपकरणों उपयोग को शिक्षा में डैश कहा जाता है? बताइए, आईटी, आईसीटी, सूचना प्रौद्योगिकी या संचार प्रौद्योगिकी? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी या आईटी? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। और जिन लोगों ने 53 का आंसर किया है बी, वो सब सही है। आईसीटी इसका आंसर है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी आईसीटी आप पता नहीं कितनी बार सुनते हैं हम स्कूल में, ठीक है। तो द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड आईसीटी इन एजुकेशन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 54 फटाफट। इंडिविजुअल लर्नर्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स, इंडिविजुअल लर्न्स, लर्नर्स नहीं, इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक, दिस स्टेटमेंट बेस्ड ऑन विच लर्निंग थ्योरी? व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? बताओ भाई, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इनसाइट थ्योरी, ट्रायल एंड एरर या क्लासिकल कंडीशनिंग? वाद्य जो अनुबंधन है उस पे, अंतर्दृष्टि पे, परीक्षण और त्रुटि पे या शास्त्रीय अनुबंधन पे? फटाफट बताओ। व्यक्ति अपनी गलतियों से खुद सीखता है, जब खुद सीख रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो कर रहा है भैया ट्रायल एंड एरर, थोंडाइक वाला ट्रायल एंड एरर कर रहा है वो, ठीक है। परीक्षण एंड त्रुटि, वो बार बार ट्राई कर रहा है चीजों को और बार बार वो सीख रहा है, उस चीज को बेटर करता जा रहा है। तो ट्रायल एंड एरर इसका सही आंसर होगा। 54 का आंसर हो जाएगा सी, इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 55। लो भैया जल्दी जल्दी निकालो। इफ अ चाइल्ड हैज अ मेंटल एज ऑफ 5 years एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ 4 years, देन व्हाट विल बी द IQ ऑफ द चाइल्ड? यदि बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और क्रोनोलॉजिकल जो आयु है वो 4 वर्ष है, तो बच्चे का IQ क्या होगा? फॉर्मूला आई थिंक सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है उनकी पिटाई होने वाली है। फटाफट आंसर करो, इसका आंसर क्या है 55 का? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो भैया जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है MA/CA इंटू 100। तो MA कितना है हमारे पास 5, CA कितना है 4, यहाँ पे है ये, तो ये 4 से गया 25 पे, और 25 पंजे 125 आंसर आ गया। तो जिनका आंसर ए आया है 125 वो सब सही है, और जिनका आंसर नहीं आया वो अपनी पिटाई कर लो खुद। चलो क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ग्रोथ इज बायोलॉजिकल प्रोसेस, डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस, एजुकेशन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियर चेंज? बताओ भाई, विकास एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, लर्निंग व्यवहार जो होता है परिवर्तन की एक प्रक्रिया है? जल्दी जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ये पूछा है सत्य नहीं है कौन सा कथन। अभी मैंने इसका आंसर एक तरह से आपको पीछे दिया था। देखिए बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ग्रोथ बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट जो होता है क्वांटिटेटिव प्रोसेस होता है, नहीं भैया डेवलपमेंट क्वालिटेटिव प्रोसेस होता है, गुणात्मक होता है, मात्रात्मक नहीं होता है। तो बी इसका ऑप्शन हो गया, यही पता लग गया हमने, और ये चीज मैंने जस्ट बताई थी आपको। तो 56 का आंसर जिन लोगों ने कहा है बी, वो सब सही है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 57th। What type of evaluation identifies learning deficiencies and difficulties of the learner? किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने वालों की कमी और कठिनाइयों को पहचानता है? प्लेसमेंट, समेटिव, कॉन्टिन्यूस या डायग्नोस्टिक? प्लेसमेंट, संप्रेक्षण, निरंतर या निदान? जल्दी बताओ भाई, बहुत इजी है। 57 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ, ए, बी, सी या डी?
किस प्रकार का मूल्यांकन जो है सीखने वालों की कमियों और कठिनाइयों की पहचान करता है? बहुत इजी है, कई बार पढ़ा है आपने, कई बार पढ़ा है, बिल्कुल सही बात। 57 का आंसर है भैया डी, निदानात्मक, डायग्नोस्टिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58। विच फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज टू इंक्रीज करेक्ट रिस्पॉन्स एंड एप्रोप्रिएट बिहेवियर? सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाना चाहिए? इग्नोरेंस, स्ट्रिक्टनेस, रिवॉर्ड या प्रेज? जल्दी जल्दी बताओ। अज्ञान, शक्ति, इनाम या स्तुति? आंसर करेंगे फटाफट। 58 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ठीक है, सही व्यवहार, सही प्रतिक्रिया और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज टू इंक्रीज करेक्ट रिस्पॉन्सेज एंड एप्रोप्रिएट बिहेवियर? बिल्कुल भैया, जिन लोगों ने कहा है प्रेज वो सब सही है, इसका आंसर हो जाएगा 58 का डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं अपना 59th। विच इज द डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स थ्री विद रिस्पेक्ट टू फाइन मोटर डेवलपमेंट? ठीक मोटर डेवलपमेंट है यहाँ पे, कि संबंध में अन्य तीन में से कौन सा अलग है? भैया जब गूगल से ट्रांसलेट करते हो तो ऐसी आती है, वो होता है ना, ये फाइंड मोटर डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? आई थिंक गायामक, गात्यामक। मेरी हिंदी बहुत वीक है इसमें क्योंकि मैंने इंग्लिश में पढ़ी है। ठीक है, वो देख लेना आप लोग, आपको पता होगा। तो बताओ फाइन मोटर डेवलपमेंट में से डिफरेंट कौन सा है? तीन इसमें फाइन मोटर डेवलपमेंट है और एक जो है ग्रोस मोटर डेवलपमेंट है। डॉट जॉइनिंग, डिक्टेशन, हैंड राइटिंग, सेपरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सिंपल सा है, तीन एक जैसे लग रहे हैं, ओड वन आउट भी कर सकते हैं आप। 59th का आंसर बताओ जल्दी जल्दी, क्या होगा? जल्दी जल्दी, इनमें से फाइन मोटर डेवलपमेंट कौन सा नहीं है या कौन सा अलग है विद रिस्पेक्ट टू फाइन मोटर डेवलपमेंट? बिल्कुल सही है, जिनका आंसर डी है। सेपरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, 59th का आंसर हो जाएगा डी, वो सब सही है। डॉट जॉइनिंग, डिक्टेशन और लिखावट जो होती है, राइटिंग जो होती है, ये सारी आपकी फाइन मोटर डेवलपमेंट में आती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम अपना अगला, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर, जस्ट वेट एक मिनट। चले क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 60। भैया मेरा ये भी हिल गया, पता नहीं पेन में भी क्या हो रहा है, देखिए सेटअप भी हिल गया अपना पूरा। क्वेश्चन नंबर 60। एट द प्राइमरी स्टेज, एट द प्री प्राइमरी स्टेज, reading loud while writing is given importance. This is based on which theory of learning? प्री प्राइमरी स्टेज पर जोर जोर से लिखते हुए पढ़ने के महत्व को दिया जाता है। यह सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? बताओ भाई। ट्रायल एंड एरर है, कंडीशनिंग है, इनसाइट है, इमिटेशन है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। 60 का ए है, बी है, सी है या डी है? और भाई जिन लोगों ने इसका 60 का आंसर किया है जल्दी बताओ। बी, अनुबंधन, कंडीशनिंग, वो सब सही है। पेन हो गया खराब, अपने आप चले जा रहा है, तो 60 का आंसर हो गया हमारा बी, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी अब खत्म कर रहा हूं उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। अकॉर्डिंग टू एमिली, द नोबलेस्ट वर्क इन एजुकेशन इज मेक एन। एमिली के अनुसार शिक्षा में कुलीन का काम क्या बनाना है? एक थिंकर बनाना, एंटरप्रेन्योर बनाना, गुड सिटीजन या रीजनिंग मैन? विचारक, उद्यमी, अच्छा नागरिक या रीजनिंग मैन? जल्दी बताओ। अकॉर्डिंग टू एमिले, द नोबलेस्ट वर्क इन एजुकेशन इज टू मेक एन। सी आंसर है भाई, जिन लोगों ने गुड सिटीजन कहा है, इसका अच्छा नागरिक कहा है, 61 का आंसर सी है, वो सब सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 62। क्वेश्चन नंबर 62, ओके चलिए। Which one of the following is not taken into consideration while preparing the blueprint for a test? निम्नलिखित में से कौन सा एक परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है? बताओ। टॉपिक को ध्यान में नहीं रखा जाता है, इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में नहीं रखा जाता है, फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं उनको ध्यान नहीं रखते, या टीचिंग टाइम को, विषय, अनुदेशात्मक उद्देश्य, प्रश्नों का रूप या शिक्षण समय? जल्दी जल्दी बताओ। इनमें से जब भी हम कोई टेस्ट, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं तो कौन सी चीज ध्यान में हमें नहीं रखनी होती है और कौन सी रखनी होती है? तो भैया हमें टीचिंग टाइम का कोई मतलब नहीं है उसमें। हमें प्रश्नों का प्रारूप, हमारे उद्देश्य और विषय जो टॉपिक होता है वो सब कुछ ध्यान में रखना होता है कि कितना सिलेबस आ रहा है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे और फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस क्या होगी, सिंपल, ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, वो सब ध्यान में रखने होता है। टीचिंग टाइम का कोई मतलब नहीं होता है। 62 का आंसर हो गया हमारा डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं भैया 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63,
द फील्ड ऑफ स्टडी concerned with the construction of thoughts process including remembering, problem solving, decision making is called. विचार प्रतिक्रियाओं के निर्माण से संबंधित अध्ययन का क्षेत्र जिसमें याद रखना, समस्या सुलझाना और निर्णय लेना कहा जाता है. बताओ, पेडागोजी होगा, एजुकेशन होगा, एपिस्टेमोलॉजी होगा या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है? संज्ञानात्मक विकास है, महामारी विज्ञान है, शिक्षा है या पेडागोजी? जल्दी बताओ, सारी चीजें देख लेना. रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब किस में कहा जाता है? तू अपने आप चलता रहे भाई, आज पूरा पेन अपने आप चल, तू है ना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये अपने आप चल रहा है भाई लोग. तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट. संज्ञानात्मक विकास में सारी चीजें आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, डिसीजन मेकिंग आती है, सारी चीजें किसमें आती है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो 63 का आंसर जिन्होंने भी डी किया है वो सब सही है. क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64. साइकोलॉजी इज अ, मनोविज्ञान एक है, साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ कॉन्सिक्वेंसनेस या साइंस ऑफ बिहेवियर? आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है? भैया बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बता दो 64 का आंसर क्या होगा. जिन लोगों ने कहा है 64 का आंसर है डी, यानी कि साइंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का विज्ञान, वो सब सही है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 65. Which is not a factor of motivation? प्रेरणा का कारक इनमें से कौन सा नहीं है? प्राइज, इंसेंटिव, प्रेज या प्रैक्टिस? पुरस्कार, प्रोत्साहन, स्तुति या अभ्यास, इनमें से कौन सा नहीं है? मोटिवेशन का क्या फैक्टर नहीं है? जल्दी बताओ. तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? और भैया जिन लोगों ने कहा है कि 65 का आंसर है हमारा प्रैक्टिस यानी कि डी, वो सब सही है. प्रैक्टिस से मोटिवेशन का कोई ज्यादा लेना देना नहीं है. प्राइज, इनिशिएटिव और प्रेज जो है अलग रोल निभाते हैं एक प्रेरणा के रूप में. क्वेश्चन नंबर 66. अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन डेवलपमेंट एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग. जीन पियाजे के अनुसार बच्चे के किस दौरान अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होते हैं? तर्क पे आ जाइए. एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग कब आती है उसकी? सेंसरी मोटर स्टेज में, प्री ऑपरेशनल में, फॉर्मर ऑपरेशन में या कंक्रीट में? बताओ भाई. संवेदिक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में? जल्दी जल्दी बताओ. 66 का क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन आया था, अगर आपको ध्यान हो KVS PRT में. तो आंसर करो 66 का क्या होगा फटाफट. ध्यान देना है यहां पे. एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल, अमूर्त तर्क करना सीख जाता है बच्चा, तो कौन सी स्टेज में आएगा? फटाफट आंसर कर दो. और भैया इसका आंसर है आपका सिंपल सा, फॉर्मल ऑपरेशनल. अमूर्त संक्रिया जो होती है आपकी 11 से आगे वाली, ठीक है ना, लास्ट वाली जो स्टेज होती है. तो 66 का आंसर हो गया आपका सी. चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67, लास्ट फोर्थ क्वेश्चन आज का. द टीचर स्टडीज प्यूपिल ग्रुप बिहेवियर मेनली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? शिक्षक मुख्य रूप में निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थी के समूह का व्यवहार का अध्ययन करता है? बताओ भाई. इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंटेशन, केस स्टडी या ऑब्जर्वेशन? साक्षात्कार, प्रयोग, केस स्टडी या अवलोकन? इनमें से किसके द्वारा वो बेस्ट तरीके से जो उसका प्यूपिल, जो स्टूडेंट होता है, उसको, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकता है और स्टडी कर सकता है? जल्दी जल्दी बताओ, मुंह से आंसर ही निकल गया. चलो 67 का आंसर हो जाएगा डी, ऑब्जर्वेशन से सबसे बेस्ट, अवलोकन से सबसे बेस्ट वो कर सकता है. ठीक है ना. चलिए किसी की भी बिहेवियर की स्टडी. 67 का डी हो गया, जिन्होंने डी किया वो सही है. क्वेश्चन नंबर आता है 68. चिल्ड्रन आर यूजुअली ईगोसेंट्रिक ड्यूरिंग डैश एंड डैश स्टेजेस. पियाजे की कौन सी 2 स्टेजेस में बच्चा जो है ईगोसेंट्रिक होता है, आत्म केंद्रित होता है? उसको ऐसा लगता है जैसा मैं सोच रहा हूं, जैसा मैं पढ़ रहा हूं, वो सब ऐसा ही है. आत्म केंद्रित होता है, ईगोसेंट्रिक होता है बच्चा पियाजे की किस किस स्टेज में? सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल में, फॉर्मल और सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशनल और कंक्रीट में या कंक्रीट और फॉर्मल में? जल्दी जल्दी बताओ 68 का आंसर क्या है? 68 का ए है, बी है, सी है, डी है? जल्दी जल्दी बताओ भाई फटाफट, फास्ट. और जिन लोगों ने कहा है कि ए आंसर है वो सब ये सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल तक बच्चा जो है ईगोसेंट्रिक रहता है. जैसे ही वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है बच्चा ईगोसेंट्रिक, बच्चे के अंदर आत्म केंद्रीकरण जो है वो खत्म हो जाता है. ठीक है. और मेन जो है इसका प्री ऑपरेशनल तक, प्री ऑपरेशनल में रहता है 2 से 7 वर्ष की जो आयु होती है बच्चे की, उसमें.
चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का 69th, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट? कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? क्रिएटिविटी, टॉलरेंस, थिंकिंग और इमेजिनेशन, रचनात्मक, सहिष्णुता, सोचना या कल्पना। जल्दी बता दो भैया 69th का आंसर क्या है? 69th का ए है, बी है, सी है या डी है? और जिन लोगों ने कहा है कि 69th का आंसर है टॉलरेंस, वो सब सही है। 69th का आंसर हो गया हमारा बी। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 70। According to Jean Piaget's theory of cognitive development, the concrete operational stage starts at which is? संज्ञानात्मक विकास के प्याजे के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में शुरू होता है? ये बताना है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है कौन सी एज में स्टार्ट होती है? 1 में, 3 में, 5 में, 7 में? जल्दी बताओ 70 का आंसर क्या है? ए है, बी है, सी है या डी है? ये लास्ट क्वेश्चन है भैया, इसके बाद जरूर बता के जाना कि कितने बने, कितने गलत किए, कितना मेरा नाम रोशन किया और कितना मेरा नाम डुबा दिया, मेरी नाक कटा दी। भैया इसका आंसर है 7। आपको सबको पता होगा कि जो सेंसरी मोटर होता है वो 0 से 2 होता है, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 होती है, कंक्रीट जो है 7 से 11 होती है और 11 के बाद आपकी फॉर्मल होती है। ठीक है, ये प्याजे की 4 स्टेजेस है। तो इसका आंसर है 7। 7 to 11 जो है आपकी कंक्रीट चलती है। तो स्टार्ट कब होगा? 7 से। 7 इसका आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। ये आपके आज के 70 क्वेश्चंस थे। जल्दी जल्दी नीचे आंसर करो, कमेंट करो कि भैया 70 में से कितने बने हैं आप लोगों के। और आज की जो ये मॉक टेस्ट की क्लास थी ये आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो भाई लोग अपने स्टेटस पे लगाना, व्हाट्सएप के, दूसरों के साथ शेयर करना, ठीक है ना, लाइक करना, शेयरिंग करना, सब्सक्राइब कराओ। मेहनत बहुत लगती है, सुबह से शाम लग जाती है इसको बनाने में, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ढूंढने में। ठीक है, तो अपने नंबर बताओ और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फीडबैक जरूर देके जाओ नीचे कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी। फीडबैक मस्ट है भाई, फीडबैक जरूर देना है, उसी से जो है अपने को पंप अप मिलता है, उसी से आगे भी ऐसे करते रहेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 का हो गया। और पार्ट 2 जो है, जहां तक है पार्ट 2 यानी कि 80 क्वेश्चंस वाला, जिसमें 80 क्वेश्चन रहेंगे आपके, वो भी जल्दी आएगा मॉक टेस्ट। होपफुली अगले सैटरडे या संडे को हम उसको रखेंगे। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, दैट्स इट, आज के लिए इतना है। फिर मिलेंगे अब कल की मॉर्निंग की क्लास से। बाय एवरीवन, टेक केयर।